जवाब दीजिए। सर जैसे आपने कहा कि माध्यमों के दबाव हमें व्यस्त करते हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारे जीवन में व्यस्तता पैदा करती है। तो इस व्यस्तता से हम अपने आप को बचाएं कैसे, इसे सुधारें? व्यस्तता से बचाने का एक तरीका है कि आप व्यस्त हो। जैसे मैं अपने अनुभव से बता सकता हूँ, मतलब मैं कैसे व्यस्त रहता हूँ। मतलब उससे मुझे लगता है कि मैं आइडियल तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों में एक टेंडेंसी पैदा हुई जिसकी वजह से ये परेशानी ज्यादा बढ़ रही है। वो ये कि हम लोग शेयर नहीं करते, घर है या बाहर। मतलब मेरी माँ काम कर रही है तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसका हाथ बटाऊं, इससे मैं कंजर्वेटिव नहीं हो जाऊं। अगर ये लड़के हैं तो इनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि माँ से कहें कि सब्जी हम काट देते हैं। ऐसा नहीं है सब्जी काटने का माँ का ही वो सारी जिंदगी माँ ही करे। नो, हर स्तर पर शेयरिंग जब नहीं होगी, जिनके साथ आप रहते हैं, जिनसे आप लिविंग रिलेशनशिप है आपकी, अगर आपके अंदर शेयरिंग का भाव नहीं होगा तो आप अपने को अच्छे आदमी की तरह विकसित नहीं कर सकते। ये जो हमने डिवीजन ऑफ लेबर किया हुआ है कि ये तो ये काम ये करेगा, ये काम ये करेगा, ये डिवीजन ऑफ लेबर ब्रेक किया जाना चाहिए और सचेत रूप से ब्रेक किया जाना चाहिए। ये हो ही सकता है कि आप चाय और कहें मम्मी मैं चाय बनाऊंगी तुम बैठो, लेकिन हो क्या रहा है कि आपने कोई एहसान कर दिया, पढ़ते जा रहे हैं, क्या आपको जाके वो मम्मी चाय बना के देगी तभी शांति हो? नहीं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं इस बात को, एटीट्यूड की लड़ाई है सारी की सारी, एटीट्यूड की लड़ाई है। मम्मी को परेशानी इसमें नहीं है कि तुमने चाय बना दी, समस्या यह तुम्हारे एटीट्यूड का प्रश्न है। ये हम में से कितने लड़के लड़कियां हैं जो हम इस तरह के शिरकत का भाव आपके अंदर वह चीज पैदा करता है जिसे हम लोग व्यस्तता कहते हैं। हम कितना शिरकत करते हैं, और जब शिरकत करते हैं तो जाहिर है शिरकत के लिए कार्रवाई जुड़ी हुई है, एक्शन जुड़ा हुआ है। शिरकत करेंगे, एक्शन में जाना पड़ेगा, और बिना एक्शन के लाइफ में मजा नहीं, एकदम मजा नहीं। और ये शिरकत, शेयरिंग और एक्शन, इन तीन चीज का कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। और हम लोगों ने क्या किया हुआ है, हम लोगों ने एक खांचा बनाया हुआ है, हम यहां शेयर करेंगे या शेयर नहीं करेंगे, यहां शिरकत करेंगे या शिरकत नहीं करेंगे। नहीं, किसी भी किस्म के खांचे की और बंधन की जरूरत नहीं है, इसमें एकदम जरूरत। हाँ पूछिए। मेरा प्रश्न है कि जैसा आपने कहा कि गुनहगारों को अगर हम लोग उनका चेहरा मतलब मीडिया सामने ले आ दे रही है तो उसके माँ बहनों को या फिर लोगों को फिर शादी में या फिर किसी भी तरह से बहुत परेशानियां होंगी लाइफ जीने में। लेकिन सर हम लोग तो देखते हैं कि मीडिया में अक्सर गुनहगारों का चेहरा नकाब में लेके पुलिस कैद करके ले जा रही है तो भी चेहरा छुपा हुआ रहता है, वो फेस कवर रहता है। और अगर सर 1-1.5 साल बाद वो लोग जेल से छूट रहे हैं तो हम तो उन्हें, जो उनके लोकल लोग हैं वो लोग पहचानेंगे उन्हें कि वो क्या गुनाह किया है। लेकिन बाहर जो रह रहा है दूसरे स्टेट में अगर वो भाग के चला जा रहा है तो हम लोग तो नहीं सर पहचान पाएंगे ना कि ये भागा हुआ है वहाँ से। तो सर इसका क्या उपाय, छुपाया जाए कि नहीं छुपाया जाए? नहीं, चेहरा तो उसका नहीं दिखाया जाना चाहिए, उसकी रिश्तेदारी भी नहीं बताई जानी चाहिए। ये बहुत साफ कह रहा हूं मैं आपसे, इसलिए कह रहा हूं कि मुझे अपराधी और अपराध दोनों को पकड़ना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं उसे छोड़ दिया जाए, उसे बिल्कुल बाकायदा एक्सपोज किया जाना चाहिए, उसके क्राइम को भी एक्सपोज किया जाना चाहिए। लेकिन मुश्किल तब होती है जब आपने मेरे अपराधी के साथ में उसके पिता का नाम बता दिया, उसका मोहल्ले का पता लगा दिया, दिक्कत वहां होती है। आप दीजिए ना वेबसाइट पर उसको कि ये क्रिमिनल है, इसका ये चेहरा है, ये इसका प्रोफाइल है, लेकिन आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि इसका जो है ना एड्रेस मत दीजिए, क्योंकि ये इसके साथ में, क्योंकि हमारा जो समाज है कोई पेरिस नहीं है भाई, ये यूरोपीय पूंजीवादी समाज नहीं है जहां लोग एलिनेटेड ढंग से रहते हो और किसी में दिलचस्पी ना लेते हो। हमारे समाज में स्थिति इतनी भयावह है कि रिश्तेदारियां दूर दूर तक फैली हुई हैं, कनेक्टिविटी दूर दूर तक फैली हुई है, और दूर के रिश्तेदार क्या कुछ होता है और यहां आके हिट करता है वो। ये हमारे समाज की, पश्चिमी के समाज से भिन्नता है। तो ये भिन्नता दिमाग में रखते हुए ही हमें लिखना भी पड़ेगा। लिखते समय अगर आप ये ध्यान नहीं रखेंगे इसका इंपैक्ट क्या होगा, तो दिक्कत होगी, दिक्कत होगी।
अब निर्भया के माँ बाप की आप दुर्गत की कल्पना नहीं कर सकते हैं। कोई भी जाता है वो पकड़ लेता है, कोई भी जाता है उनका चेहरा देखा। पहले शुरू में छुपा रहे थे उसका चेहरा, उसके माता पिता को चेहरा नहीं दिखाएंगे। देखिए एक चैनल ने जब डिस्क्लोज कर दिया, नहीं वो किसी के साथ भी दुर्घटना हो सकती है। मैं सिर्फ इतना सा कह रहा हूं कि ये एक हमारी जिम्मेदारी है, जो मीडिया में लिखते पढ़ते हैं काम करते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि हम अपराधी को पकड़ें। ये कौन सा तरीका हुआ कि किसी बच्चे ने अपराध किया उसकी मां से पूछ रहे हैं अच्छा बताओ तुम्हारी क्या राय है अपने बच्चे के बारे में, उसने एक क्राइम किया है। ये कौन सी बात हुई पूछने की? आपने बच्चे को तो जेल में डाल दिया लेकिन उसकी मां को आपने नर्क में फेंक दिया। हमारे यहां कोई सोशल ट्रॉमा की कोई हीलिंग नहीं है। तो आपने क्या किया, एक अपराध के साथ साथ आपने कई अपराध एक साथ किए। तो मार दिया या उसने रेप किया वो तो गया काम से, लेकिन उसके साथ जो थे जिन्होंने कोई काम नहीं किया वो एकदम तबाह हो जाते हैं, एकदम तबाह हो जाते हैं। इसलिए लिखते समय वो चाहे जिस घटना पर लिखें आप, लिखते समय उसके इंपैक्ट को जेहन में रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप जो लिख रहे हैं उसका मीनिंग है, उसमें डबल मीनिंग। जैसे मैंने आपसे कहा ना, हेलो करते समय मुझे ध्यान रखना ही पड़ेगा कि इसका कोई मिस इंटरप्रिटेशन न हो जाए। मुझे अपने पूरे भाव भंगिमा एटीट्यूड सब पर कंट्रोल रखना होगा जिससे कोई इसका कोई अतिरिक्त मीनिंग न निकाल सके। वो लिखना खाली मुझे सत्य का बयान नहीं करना है, खाली मुझे सत्य की रक्षा भी करनी है। मैं आपके बीच में आया हूं, अगर मेरी बातचीत से आपको कोई मतलब काम की बात ही ना लगे, कोई अच्छी बात ही ना सुनने को मिले, क्या मतलब हुआ मेरी सेमिनार का? ये तुम्हें ख्याल रखना पड़ेगा। बोलने के लिए बोलना नहीं है, लिखने के लिए लिखना नहीं है, खबर के लिए खबर नहीं है। खबर का एक सामाजिक उद्देश्य भी होता है और सामाजिक भूमिका होती है। खबर जब लिखी जाती है तो वो फिर खबर नहीं रहती, वो एक सामाजिक खबर में बदल जाती है। इसलिए शब्द बहुत महत्वपूर्ण है लिखने वाले के, उसका एटीट्यूड बहुत महत्वपूर्ण है, वो कैसे लिखता है। सर मेरा प्रश्न आपसे ये है, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि अगर मास मीडिया के प्रभाव से बचना है तो अपने दिमाग को खाली ना रखें, मतलब हमेशा हमें कुछ ना कुछ विचार करते रहना चाहिए ताकि हम उसके प्रभाव से बचें और ये भी समझिए वो किस तरह हम पे मतलब प्रभाव जमा रहा है। तो देखा जाए तो ये जो निम्न वर्ग के लोग हैं या जो बस्ती के बच्चे या फिर वो लोग हैं, उनके सबसे ज़्यादा ये फिल्मों का या फिर जो भी दिखाया जाए तो उसका प्रभाव पड़ता है। तो वो लोग इस से कैसे बचें? वो बचने के लिए नहीं, वो अवशक्त हैं उसमें लिप्त होने के लिए। वो बचने की उसमें संभव ही नहीं है, क्योंकि उनके पास इतना तो स्पेस है न संभावना है, वो मजबूर है उसके टारगेट। हाँ बोलो सर और एक बात, हम लोग जैसे अपने जीवन में जो भी होता है वो हम लोग शेयर करना भी बहुत कम करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि दूसरे समझेंगे या नहीं, उसको मतलब उसे कैसे लेंगे उस चीज़ को। तो ये हमारे बीच जो आया है छिपाने की मतलब जो आदत, वो कहाँ से आई है धीरे को, मतलब कैसे उसका देखा जाए तो उसका कारण फिर भी क्या होगा? उसको आदत हमारे अंदर है ऑलरेडी और इस वहीं से आई है। होता क्या है कि मास मीडिया एक काम करता है, वो आपकी तमाम किस्म की डिकेडेंट जो चीजें या इंस्टिंक्ट में जो चीजें रहती हैं उनको भी जगा देता है। और ये उसका सबसे खतरनाक रूप है। वो खाली प्रगतिशील मूल्यों को नहीं जगाता, वो इंस्टिंक्ट को भी जगा देता है। जो सहजजात वृत्तियां मनुष्य की, उनको भी वो हवा दे देता है और यही वो खतरे खोल देता है। बताइए सर, मैं मदालशा मनी त्रिपाठी। सर मेरा आपसे प्रश्न है कि जितने भी मास मीडिया है, चाहे इंटरनेट हो, टीवी हो, अखबार हो, जो भी है, कोई भी घटना घटित होती है तो वो हम लोगों से, जो दर्शक हैं, पाठक हैं, हमसे मोबाइल के जरिए, SMS के जरिए हमारा मत मांगते हैं। भले वो अखबार हो, चाहे इंटरनेट हो, चाहे टीवी हो। और टीवी पे पैनल डिस्कशन रखते हैं कि बड़े बड़े विद्वानों के मत बुलाए जाते हैं, उनसे पूछा जाता है। लेकिन इतने मतों के बावजूद जो भी सोशल मीडिया है, चाहे वो इंटरनेट हो, अखबार हो या टीवी हो, वो अपना मत नहीं देता है। अपना उसका खुद का उस घटना पर क्या मत है, वो अपना मत नहीं देता। और अपना मत दिए बिना वो हमसे हमारा मत पूछता है कि आपका इस पर क्या कहना है। तो बिना मत दिए, जबकि वो सोशल मीडिया
सबसे ज़्यादा करीब है उस घटना के, क्योंकि उसके पास सारे स्रोत हैं, सभी लोगों का उसे पता है ये घटना कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, उसे सब कुछ पता है, जबकि वो हमसे ज़्यादा करीब उससे है, क्योंकि हमें तो सिर्फ उनके द्वारा ही पता चला है। पर फिर भी वो एज अ थर्ड पर्सन हमसे पूछता है कि आपका मत क्या है, पर अपना मत नहीं देता है सटीक तौर पर और हमसे पूछता है, तो बिना उसके मत के हम अपना मत कैसे बनाएं? देखो उसका मत उसमें इनबिल्ट होता है, उसके टॉपिक तय करने से लेके, उसके पैनल सिलेक्शन से लेके, उसके टाइम अलॉटमेंट से लेके, उसकी फ्रीक्वेंसी के अलॉटमेंट तक उसमें इनबिल्ट होता है। वो ऐसा नहीं है कि वो निरपेक्ष रहता है, ऐसा नहीं। हाँ बताइए। मेरा प्रश्न है कि आपने साइड इफेक्ट का बात की, अगर हम लोग को जीवन में सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट प्रभावित करते हैं, अगर कोई क्रिमिनल है उसको अगर हम एक्सपोज नहीं करेंगे उसका साइड इफेक्ट लोगों को पता नहीं चलेगा। जो क्रिमिनल है वो साइड इफेक्ट नहीं देखेगी तो कैसे सचेत होगी, वो तो क्रिमिनल करेंगे, क्रिमिनल बनेंगे ही सर। अगर उसको उसका साइड इफेक्ट पता चलता है तो शायद उस लाइन से वो हट जाए। देखिए क्रिमिनल के क्राइम को एक्सपोज करना तो मीडिया का काम है, लेकिन उसे रसदार बनाना मीडिया का काम नहीं है। इवेंट को रिक्रिएट करना मीडिया का काम नहीं है। इवेंट को जब मीडिया रिक्रिएट करता है, जैसा कि हो रहा है अभी, कोई रेप की घटना घटी, फिर उसको वो नाट्य रूपांतरण जो करते हैं, जिन लोगों ने मीडिया पर काम किया है उन लोगों का मानना है कि मीडिया जब रिक्रिएट करता है तो वह अपराध का महिमा मंडन करता है। मुझे एकदम फैक्चुअल रिपोर्ट चाहिए, फैक्चुअल खबर चाहिए, लेकिन मुझे नाट्य रूपांतर नहीं चाहिए, सनसनी वाला नाट्य रूपांतर नहीं चाहिए। यह चीज खतरनाक है। मुझे ये जो क्राइम पेट्रोल जो सीरियल आता है वो नहीं चाहिए। यह महिमा मंडन है। अपराध का महिमा मंडन तब होता है जब आप उसे चित्रित और नाट्य रूपांतरित करते हैं, उससे फिर लोग प्रेरणा लेते हैं। लेकिन जब अपराध की आप रिपोर्टिंग करते हैं तो उससे लोग प्रेरणा नहीं लेते। मीडिया की जोर किस बात पर है? खबर पर जोर नहीं है, उसके नाट्य रूपांतरण पर जोर है। इसलिए होता क्या कि अखबार, टेलीविजन या रेडियो, जहां पे भी मीडिया में वो चीज दिखाई जा रही है विभिन्न तरीकों से, वो जो ही इस दूसरे फ्रेम में चली जाती है तो वो महिमा मंडन करने लगती है। तो अब लोग अपराध का अनुकरण ज्यादा कर रहे हैं, अपराध घट नहीं रहा है, क्योंकि अपराध की रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। रिपोर्टिंग किसकी हो रही है? उसको निर्मित किया जा रहा है। सर आपने एक जगह कहा था कि अगर व्यक्ति अपने आप से प्रेम करना सीख जाए, अपने संगठता को देखना सीख जाए, तो उससे समाज का भला हो जाएगा, या उसकी अपनी भाषा, अपना देश, अपना समाज अगर उसको जानने लगे तो सबका भला होगा। तो मेरा प्रश्न है कि ऐसा नहीं है कि क्या केवल इससे हम अधिक स्वार्थी हो जाएंगे, जैसा तमिलनाडु में हुआ अपनी भाषा को लेकर युद्ध? नहीं, ऐसा नहीं हुआ कि इंग्लैंड में जिस तरह से वो लोग अपने देश को समृद्ध कर नहीं, 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 नहीं। असल बात यह है कि हमने अपनी भाषा और अपने देश से प्यार ही नहीं किया। इंग्लैंड वाले अपने देश को बना क्यों पाए? क्या उन्होंने दुनिया की सेवा नहीं की? क्या दुनिया को कुछ दिया नहीं? लेकिन दुनिया से बहुत कुछ लिया भी तो। ओके, आप लीजिए ना। आपके पास में क्यों 5 पेटेंट नहीं है? कोई तो वजह होगी। अगर हरगोविंद खुराना को यहां लेबोरेटरी दे दी जाती और सुविधा दे दी जाती तो वो क्या अमेरिका जाते? किसका राइट है उनके ऊपर? मुश्किल यहां है। कुछ तो अपनी समस्या है, कुछ देश की समस्या है कि अगर आप चाहें भी तभी आपके लिए संभावना नहीं है। आपकी ये बहुत इच्छा भी हो सकती है कि मैं नहीं छोड़ के जाना चाहता हूं कलकत्ता, मैं नहीं छोड़ के जाना चाहता हूं हिंदुस्तान, लेकिन आपको नौकरी नहीं मिल रही है। लोग देश से प्यार करें, इसके लिए जरूरी है कि लोगों के लिए संसाधन हो। संसाधन ही नहीं होंगे तो लोग देश को प्यार कहां से करेंगे? तो वो न्यूयॉर्क से प्यार करेंगे देश को। सॉल्टेक में घर होगा जिसमें ताला लगा होगा। देश तो ये है। वो क्या पंकज उदास का जो गाना है ना, चिट्ठी आई है, आंसू टपकते हैं, लोग इतने भावुक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी ये वास्तविकता है, आयरनी है जो घट रही है कि आपके पास में संसाधन नहीं है। आप माइग्रेट कर गए और उसका नायक कौन है? शाहरुख खान।
जितने अप्रवासी हीरो और हीरोइन हैं उनके सबका सबसे बढ़िया आइडियल नायक कौन है? शाहरुख खान की हिट होने का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? उसकी फिल्में उठाइए आप, ज्यादातर फिल्मों में उसका जो सबसे हिट रोल रहा है वो कौन सा है? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में आया वो, वहां से आया। सर एक और दूसरी बात, सर आपने जिस तरह से कहा कि अगर अपराध का हम नाट्य रूपांतरण करें, अगर उसे हम अधिक चित्रित करें तो इससे समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है और लोग उससे प्रेरणा लेते हैं अपराधी बनने की। तो सर अगर ऐसा है, अगर इतना ही सहज है, तब तो अगर हम कुछ अच्छे चरित्रों को दिखाना आरंभ करें, महात्मा गांधी या हमारे नज़र में जो जो अच्छे चरित्र हैं उसे दिखाएं और ऐसा माने कि पूरा समाज आसानी से एक बार में बदल जाए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। नहीं, चित्र दिखाने से न समाज बदलता है, न चित्र दिखाने से बिगड़ता है। इस इल्यूजन में मैं नहीं हूं। कहानियां समाज को न तो बनाती है न बिगाड़ती है, मैं इस भ्रम में नहीं हूं। मैं जो चीज कहना चाहता हूं कि एक क्राइम का जो ग्राफ बढ़ता जा रहा है, एक खास स्टाइल से क्राइम हो रहा है, वो कहां से आ रही है चीज? इसकी लोगों ने स्टडी की, उससे ये चीज निकल के आई कि नहीं ये चीज डिपिक्ट की गई इस तरह से, और उससे प्रेरणा ली लोगों ने। उसका तरीका क्या है डिपिक्ट करने का? मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूं जिससे आप बात समझ। जैसे मैं हार्ट अटैक होकर मर गए, तो खबर बन गई कि वो हार्ट अटैक होकर मर गए। आपने चाकू से हत्या कर दी इसकी। मेरे मरने में ज्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन इसे चाकू से मारने में टाइम इससे ज्यादा लगा। किस चीज को दिखाऊंगा मैं इसकी मृत्यु को दिखाऊंगा या इस पूरे प्रोसेस को दिखाऊंगा? वो देखिए हीरो चला कहां से, वो आप देखिए उसे। जब आप अपराध की प्रक्रिया के चित्रण पर जोर देंगे कि अपराध कैसे घटा, तब आप उसके लिए अनुकरण की भूमिका तैयार करते हैं। पूरा एकदम आप ग्राफिक डिटेल्स में जाते हैं साहब, पूरा लिखते भी है ना, वो टीवी छोड़ दो, जो अखबार में भी लिखते हैं, वो क्या है पूरी प्रोसेस, वो कमरे में कैसे घुसा, कहां कहां गया, कैसे कैसे किया, कहां कहां खून के निशान मिले, क्या क्या। अब वो फिर वो अपने कल्पना शक्ति का भी इस्तेमाल करते हैं। जिन लोगों ने इस पर अध्ययन किया है, रिसर्च किया, उनका कहना है कि अपराध की प्रक्रिया को दिखाना अपराध को बढ़ावा देना है। अपराध बताया जाना चाहिए कि यह अपराध हुआ है, लेकिन अपराध कैसे हुआ है जो ही आप ये बताएंगे तो आप उसके पुनरुत्पादन की संभावना पैदा करेंगे। हमारे अधिकतर मीडिया में लिखने वाले लोग इस बात से अनभिज्ञ होते हैं। मैं अपराध के बारे में जानना चाहता हूं, अपराध कैसे घटित हुआ ये जानना नहीं चाहता।